हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो एक नई वैकेंसी के बारे में अपडेट लेके आए हैं, दैट इज द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे और फिर ईच एंड एवरी पॉइंट को हम डिटेल से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसकी सिलेबस को हम किस तरह से प्रिपेयर करें फॉर द फर्स्ट टाइम अपियरिंग स्टूडेंट्स या फिर फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो बीटेक पर में ऑन गोइंग अपियरिंग हो रहे हैं उनके लिए क्या आरपीएससी आईएन में चांस बनता है, ये भी डिस्कस करेंगे। जो जॉब स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी टेक्निकल डिपार्टमेंट से पहले से ही प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो जेई जेई की पोस्ट पे हैं और प्रमोट होना चाहते हैं, आईएन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या कितना मैटर करेगा, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज कन्वेंशनल मतलब मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी टर्म्स को या पैरामीटर को या फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। So this is Amrit Vans Jangid, IAS qualified in electrical engineering branch. Let us discuss number of vacancies. थोड़ा सा ओवरव्यू देख देते हैं हमारे पास ओवरव्यू आरपीएससी की वैकेंसीज के बारे में। ये वैकेंसीज रिलेटेड है पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, डब्ल्यूआरडी एंड पीआरडी डिपार्टमेंट से। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है असिस्टेंट इंजीनियर की आईएन की 1014 पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें ये जो पोस्ट दी गई है हमारे पास, ये पोस्ट अगर डिपार्टमेंट वाइज देखी जाए तो हमारे पास जो है यहाँ पर पीएचडी डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 365 पोस्ट हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है पीएचडी डिपार्टमेंट में अगेन 101 पोस्ट है फॉर द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की कॉमन है। देन हमारे पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए 125 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए पीडब्ल्यूडी में 20 पोस्ट है। डब्ल्यूआरडी में सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए 156 पोस्ट है और डब्ल्यूआरडी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए 7 पोस्ट है। एंड एट लास्ट पीआरडी डिपार्टमेंट, दैट इज द पंचायती राज डिपार्टमेंट, 240 वैकेंसीज है। यहाँ पर आपको एक जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, आगे सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह सभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो चांस बनता है वो बहुत ही बढ़िया चांस बनता है। पीडब्ल्यूडी में फर्स्ट टाइम जो है असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग से आई है। इट इज वेरी वेरी गुड चांस, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात भी करें, आरएससीबी की भी बात करें, तो वहां पर भी जो है हमारे पास ए की जो पोस्ट आती है वो 15-20 इतना ही रहता है लगभग। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल का जो है हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट 20 दिया हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके लिए आपको एफर्ट जरूर करना चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो कंबाइंड पोस्ट है वो 101 वैकेंसीज है पीएचडी डिपार्टमेंट में, ये भी बहुत बढ़िया है। तो वी हैव टू टारगेट ओनली अबाउट द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी हमारे पास 4 ब्रांचेस के लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज अवेलेबल है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाले जो है वो इस पोस्ट के लिए पंचायती राज डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है जिनके बीटेक फाइनल ईयर चल रही है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ तक जब तक कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाए, मेंस का एग्जाम हो जाए, मेंस के एग्जाम से पहले पहले आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आना चाहिए। तो आरपीएससी में इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। आरपीएससी में हमेशा जो है वैकेंसी का 1-2 साल चला जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, इस प्रोसेस में। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई करें, ये भी एक अच्छी बात है। तो उनका भी साथ ही साथ प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस करते हैं इसका एग्जामिनेशन स्कीम किस तरह से। इसमें 3 स्टेज होगी। पहली स्टेज हमारे पास प्रीलिम्स होगी, दूसरा मेंस होगा, तीसरा हमारे पास इंटरव्यू रहेगा, दैट इज द पर्सनैलिटी टेस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं प्रीलिम्स में हमें कौन कौन से पैटर्न को फॉलो करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके पास 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का मतलब हमारे पास जो पेपर होगा उसमें पेपर में हमारे पास सेक्शन ए में जो पेपर होगा कंपलसरी पेपर होगा हर एक ब्रांच के लिए। ठीक है, पहला पेपर होगा जो कंपलसरी पेपर होगा हर एक ब्रांच के लिए।
2 आवर का पेपर होगा और 200 मार्क्स का होगा। पहला जो पेपर होगा वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड होगा, दैट इज द जीके जनरल साइंस, हमारे पास जीके रिलेटेड टू द राजस्थान की जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन सभी के बारे में रिलेटेड हमारे पास ये रहेगा पहला सेक्शन। दूसरा हमारे पास जो रहने वाला है वो भी हमारे पास जो है 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और हमारे पास जो है ये 200 आवर्स का टाइम इसके लिए एलोकेट रहेगा। आप जो है अपनी कोई भी ऑप्शनल ब्रांच है और वो ऑप्शनल जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल को ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले एंड एग्रीकल्चर वाले इस तरह से अपने अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है, सेक्शन बी में उसका पेपर होगा हमारे पास, ठीक है। ये प्रीलिमिनरी में क्वालिफाई होने के बाद आप जो है मेंस के लिए अपियर हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि प्रीलिमिनरी का जो एग्जाम होगा उसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, 5 ऑप्शंस गिवन होंगे। 5 ऑप्शन में से एक अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसको फिल करना, बबल करना बहुत ही जरूरी होता है कि आई हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो 5th ऑप्शन को डार्क करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आपको जो है वर्क करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा टाइम जो है 10 मिनट्स का इसके लिए अलॉट किया जाएगा आपके पास, ठीक है। हर एक ऑप्शन में आपको जो है एक ना एक 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को फिलअप करना जरूरी, चाहे आपको आता है या नहीं आता। अगर आप गलती से छोड़ भी देते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके पास वहां पे कट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मतलब एक सिंपल सी बात हुई कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया और गोला भी नहीं भरा, बबल भी नहीं किया, इसका मतलब वो आपका क्वेश्चन है एज ए नेगेटिव ट्रीट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। तो क्वालिफाइंग नेचर का है हमारे पास प्रीलिम्स। मेंस में असली खेल स्टार्ट होता है यहाँ पर हमारे पास जो है 4 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा हिंदी से होगा, कंपलसरी फॉर ऑल ब्रांच स्टूडेंट। पेपर सेकंड जो होगा सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, कंपलसरी फॉर ऑल ब्रांच स्टूडेंट। पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ में आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। जो आपका मोटा मोटा देखा जाए प्रीलिम्स का सिलेबस है आपकी ब्रांच का, वही ब्रांच का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक को पेपर थर्ड में दे दिया जाएगा, एक को पेपर फोर्थ में दिया जाएगा। ये जो है हमारे पास वेटेज है इसका 100 मार्क्स का है, इसका भी वेटेज 100 मार्क्स का, इसका 200 मार्क्स का, इसका 200 मार्क्स का। सो मोर वेटेज तो हमारे पास टेक्निकल कैरी करता ही है, ये बात जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, टेक्निकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट और ध्यान रखिएगा, हिंदी की इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। अगर आप हिंदी में 35% से कम मार्क्स लेके आते हैं तो आपका नेक्स्ट पेपर चेक नहीं होगा। इसका भी 35% से कम मार्क्स लेके आते हैं तो फिर अगला पेपर चेक नहीं होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम टेक्निकल स्टूडेंट है तो केवल टेक्निकल की ही प्रिपरेशन करते जाए, हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स को भूल ही जाते हैं। और एक और बात, एग्रीगेट नेचर में सभी का कट ऑफ जो है वो 40% से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ये बात भी जरूरी है ना। मिनिमम इतना तो चाहिए। हालांकि मेरिट के अकॉर्डिंग जितनी पोस्ट है उसमें 3 टाइम्स या 3.15 टाइम्स, 3.25 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाते हैं वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, लेकिन इतना क्वालिफाइंग नेचर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात आपको बहुत जरूरी ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ में आपकी जो ब्रांच है उस ब्रांच से आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो हमने डिस्कस किया है कि हर एक 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 35% मार्क्स होना चाहिए। मतलब 100 में से आपके पास 35 तो आना ही चाहिए कम से कम, चाहे आप 45 लेके आओ, 40 लेके आओ, लेकिन कोशिश ये करना 40% से ज्यादा ही रखो, ठीक है ना, ये जरूरी है। उसके बाद एग्रीगेटेड जो है आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे। आगे हम डिस्कस करें तो ओवरऑल इंटरव्यू कितना मार्क्स का होगा, उसके बाद मेंस के बाद हमारे पास 72 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ पेपर रहेगा वो बी लेवल या बीटेक लेवल का रहेगा, लेकिन उसमें आपको जो ध्यान देना होगा कि हिंदी जो रहेगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब 12th स्टैंडर्ड का रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना है कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, मतलब ये जो आरपीएससी एग्जाम करवा रही है,
IN का, इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट लाना बहुत जरूरी है, पूरा कंप्लीट मेंस का, इंटरव्यू का, सबका जो है। प्रीलिम्स इज इन क्वालिफाइंग इन नेचर, उसके बाद जो है आप इसमें जो 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए एग्रीगेटेड ओवरऑल सबका मिला के, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में इन डिटेल कि हमारे पास प्रीलिम्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स में हम देख चुके हैं, प्रीलिम्स में 2 सेक्शन रहेंगे, नॉन टैक्स सेक्शन के बारे में और टैक्स सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं टैक्स सेक्शन के बारे में। नॉन टैक्स सेक्शन के बारे में हमारे पास एज प्रीवियसली हमारे पास प्रीवियस पेपर पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, जो जिस तरह का आरपीएससी का पैटर्न रहता है, बहुत सारे आरपीएससी एग्जाम कराती है, इन सब के जीके जीएस रिलेटेड पिछले 5 से 10 साल के पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। उससे आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टेक्निकल के। टेक्निकल का जो सब्जेक्ट सिलेबस हमने यहाँ मेंशन किया है, इन डिटेल मेंशन किया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मेनली 10 सब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ रहेंगे। एक बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर है। यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देखा जाए तो 3 टाइप के एग्जाम होते रहते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सोचते हैं। एक तो RSEB, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, JEE की जो पोस्ट आती है, उसके बाद RSM SSB या RSSB JEE की जो पोस्ट आती है वो, और उसके बाद RPSC AE की पोस्ट। इन तीनों में क्या डिफरेंस है आपको ये समझना बहुत जरूरी है ना। अंधेरे में लट चलाना ये बात सही नहीं है ना। ये बात आपको जो है एज एन स्टूडेंट आपको समझना बहुत जरूरी है। आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका प्रिपरेशन मोड जो है वो चेंज करना बहुत जरूरी है ना। RSCB IBPS करवाता है, RSSB हमारे पास अधीनस्थ बोर्ड स्वयं कराता है, RPSC भी हमारे पास बोर्ड स्वयं कराता है, लेकिन इन तीनों के पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कहने को तो कंसेप्चुअल स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए कोई डिफरेंस होता ही नहीं, लेकिन अगर हम प्रॉपर एनालिसिस करें, एक स्मार्ट वर्क करें, तो हमारे पास हर एक में आपको पैटर्न में डिफरेंस देखने को मिलेगा। RSCB IBPS कंप्लीटली कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर देता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है कितने सब्जेक्ट है, मान लो 10 सब्जेक्ट है तो किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रखना है, कोई मतलब नहीं होता है। हो सकता है कई बार जो है पावर सिस्टम का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, कई बार मशीन का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, कई बार जो है हमारे पास मेजरमेंट का कंटेंट ज्यादा होता है। देयर इज नो फिक्स पैटर्न, बट क्वेश्चन पेपर जो है वो कंसेप्चुअल होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे IBPS जो कराता है वो कंसेप्चुअल पेपर देता है, लेकिन नो फिक्स वेटेज पूरे, क्योंकि फिक्स यहाँ पर इनके पास तो सीधी सी बात है, IBPS तो सिलेबस भी डिस्क्राइब नहीं करता है, वो तो कभी ये नहीं बोलता है कि टेक्निकल पार्ट होगा क्या होगा, ये नहीं, मतलब तो 12 के 12 सब्जेक्ट सारे पढ़ने पड़ते हैं। नो फिक्स वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट, ये बात आप देख लीजिएगा, जिन्होंने एग्जाम दिए है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा RSSB JEE, इसमें जो है स्लाइटली थोड़ा सा वेटेज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये कंसेप्चुअल पेपर होता भी नहीं है। ये ठीक ठाक जो है हार्ड वर्क करने वाला स्टूडेंट, नॉर्मल हार्ड वर्क करने वाला स्टूडेंट इसको जो है इजीली कवर कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई फिक्स वेटेज नहीं होता है। आल्सो सेम इसमें भी हमारे पास कई बार जो माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल ही नहीं पूछते हैं, ये भी बहुत कम पूछते हैं, 1-2 मार्क्स की, है ना। लेकिन RPSC ऐसा एग्जाम है जिसमें किसी सब्जेक्ट को लेफ्ट करके जाना बहुत बड़ी चूक होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। RPSC एग्जाम में किसी सब्जेक्ट को चूज लेफ्ट करके जाते हो। मैं सब्जेक्ट के अभी तो आपको सिलेबस तो बता ही दूंगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको पहले दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट को लेफ्ट करके नहीं जा सकते। स्पेशली मेंशन होगा आपके प्रीलिम्स का जब भी सिलेबस आएगा, ये भी सिलेबस जो है ऑथेंटिक है और यही सिलेबस आएगा, ठीक है। ऑफिशियली जब आपका एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस भी अभी दे देंगे, ठीक है, वो यही सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन उसमें सिलेबस में जब आप ध्यान से देखेंगे ऊपर साफ सुथरे अक्षरों में लिखा होगा, रफली ईच सब्जेक्ट हैव इक्वल वेटेज, सभी सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल रहेगा। मतलब माइक्रो प्रोसेसर है हमारे पास जो है प्रीलिम्स में, यहाँ पर कितने क्वेश्चंस बनेंगे, 200 मार्क्स का हमारे पास पेपर है, तो मान लो 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 मार्क्स ऑफ ईच, तो हमारे पास ये समझना पड़ेगा कि 10 सब्जेक्ट है तो सबके लगभग 10 क्वेश्चन जरूर हो सकता है रफली इक्वल वेटेज हो, ठीक है। मशीन के 12 दे दिए या पावर सिस्टम के 12 दे दिए,
माइक्रो प्रोसेसर के आर्ट दे दिए, EMFT के आर्ट दे दिए, तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर से आएंगे, EMFT से आएंगे। तो भाई साहब बात सुन लो, सीधी सी बात है, मशीन पावर सिस्टम करने में आप जितना समय लगाओगे उसका 1/10 अगर आप लगा दो, EMFT कंप्लीट हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना कि वी आर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, हमारे लिए ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि एडीसी एनालॉग को कैसे पढ़ा जाए, हम नहीं पढ़ सकते, है ना। इस जोश में मत रहना इस भूल में भी मत रहना, ठीक है। आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क भी करना है। इसमें जो है केवल स्मार्ट वर्क वाला व्यक्ति नहीं सेलेक्ट हो सकता है, साथ ही साथ जो है आपको जो हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर केवल प्रीलिम्स से आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपके पास इक्वल लेवल के 15 गुना स्टूडेंट्स जो है, पोस्ट की 15 गुना स्टूडेंट मेंस में बैठे मिलेंगे आपको जरूरी होगा, यहाँ तुक्के नहीं चलेंगे, यहाँ पर आपको जरूरी होगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास जो है आरपीएससी में हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, ठीक है। देखो कई बात हमारे पास युद्ध लड़ने से पहले उसकी रणनीति क्लियर होना जरूरी होता है। यही बात होती है कि एक पर्टिकुलर गाइडेंस की हमें जरूरत होती है ना। तो कुल मिला की बात यह है, अगर हम सब्जेक्ट को डिस्कस करें, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। मेंस का सिलेबस भी हमने प्रिपेयर किया हुआ है, आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में कल भेज भी दिया था हमने, ठीक है। और अगर कोई और स्टूडेंट जो है अगर चाहता है कि हमारे पास इन सब का डेटा आपको मिलता रहे, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, वहाँ पे आप डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी जॉब्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो ले सकते हैं। बस आपको उस ग्रुप में फालतू की बातें नहीं करनी है, शांति बनाए रखनी है, जो काम की बात है उतना ही करना होता है, ये एक बेसिक सा नियम रहता है, ठीक है। अब हमारे पास सब्जेक्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में फ्रॉम द सर्किट एनालिसिस और सिंथेसिस, तीनों पार्ट हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। सर्किट का बेसिक्स है, उसके बाद नेटवर्क थ्योरम्स, नेटवर्क फंक्शंस, है ना। सिंथेसिस जब हम करते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क, फूरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देयर एप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। फूरियर सीरीज का एक क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन पूछा तो वो बात अलग है, लेकिन आपको जो है प्रिपरेशन तो करना ही होगा। 3 पेज एसी एनालिसिस है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स हो गया, रेजोनेंस हो गया, जो सर्किट का हमारे पास स्टैंडर्ड सिलेबस होता है उसको फॉलो करते हैं। अब आरपीएससी की एक और खासियत बताते हैं आपको, ये जो है आपको 100 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IES या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के 10 क्वेश्चन आपको एज इट इज कॉपीड मिल जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब इसका जो लेवल होगा, यूकेपीएससी का जो लेवल है, आरपीएससी का लेवल है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का लेवल है, रफली इक्वल रहता है लगभग। हमारे पास जो है दोनों का लेवल जो है सेम रहता है, दोनों तीनों का। यूकेपीएससी भी बहुत अच्छा पेपर बनाता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, क्योंकि तीनों का सिलेबस अगर आप देखोगे, मैथ्स वाले पार्ट को हटा दो, सिग्नल सिस्टम को हटा दो, बाकी जो है हमारे पास सिलेबस सबका सेम है लगभग, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर जो है इन पॉइंट्स को कवर करेंगे सर्किट्स में। उसके बाद ईएमएफटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, फिर मैक्सवेल इक्वेशन आ जाती है, फिर वेव प्रोपेगेशन आ जाता है, फिर ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस वगैरह आ जाती है, वो सारा मेंशन यहाँ पर है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में मैग्नेटिक मटेरियल्स हम डिस्कस करते हैं, फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिस्कस करते हैं, उनके पोलराइजेशन, मैग्नेटाइजेशन की वेरियस प्रॉपर्टीज एंड टर्म्स को डिस्कस करते हैं, सुपर कंडक्टर, एंड फिर वापस इन तीनों की जो है एप्लीकेशन देखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, इन सब की एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल मटेरियल। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हमारे पास जो रहेगा यहाँ पर वो हमारे पास रहने वाला है जनरल प्रिंसिपल, बेसिक से प्रिंसिपल से स्टार्ट होता है, यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस के क्वेश्चन आरएसएम एसएसबी में बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा का मतलब 2-3 क्वेश्चंस तो डायमेंशन के ऊपर बन जाते हैं। देखो आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको जरूर आइडिया लगेगा, ठीक है। उसके बाद एसी ब्रिजेस है, डीसी ब्रिजेस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी टाइप है, ईडी टाइप है, एमआई टाइप है, उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ट्रांसड्यूसर्स है, वेरियस ट्रांसड्यूसर फॉर द मेजरिंग
फिजिकल क्वांटिटी, एलवीडीटी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करना, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब के बारे में स्टैंड वगैरह, स्टैंड गेज वगैरह है ना। डिजिटल मेजरमेंट दैट एट लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट भी हम पढ़ते हैं, जिसमें डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर है, काउंटर्स है, या फिर डिजिटल वोल्ट मीटर है, डेटा रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले, डेटा एक्विजिशन, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सो ऑल कंप्लीट सिलेबस मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर डिस्कस करें तो हमारे पास अगला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। इसमें 3 पार्ट आ जाते हैं भाई साहब, ये बड़ी गलती कर देते हैं। एक तो हमारे पास एडीसी एनालॉग है, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन। तो ये बात तो ठीक है कि इन तीनों का मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 15 क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा वेटेज बढ़ाते हैं, रफली इक्वल वेटेज रखते हैं। तो हमें यहाँ देखना है सबसे पहले सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में, फिर ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, इनकी बायसिंग और इनकी एप्लीकेशन के बारे में। बायसिंग भी कर दो मतलब डीसी एनालिसिस भी कर दो, एप्लीकेशन मतलब एसी एनालिसिस कर दो, बहुत सीधा सा मतलब है इसका। इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है मतलब एसी एनालिसिस करना पड़ेगा, एच पैरामीटर मॉडल, टी मॉडल, हाइब्रिड मॉडल है ना, एफईटी, मॉसफेट, इन सब का बीजेटी का हमें बनाना पड़ेगा। रेक्टिफायर है, वोल्टेज रेगुलेटर है, रेक्टिफायर की एप्लीकेशंस में वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करें, फिल्टर्स वगैरह लगा के, सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड देयर एप्लीकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। मल्टी वाइब्रेटर इज रिलेटेड टू द हमारे पास ओपैम्प। तो कुल मिला के ओपैम्प का नाम नहीं लेके उसकी एप्लीकेशन के बारे में पूछ लिया, दैट इज द मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। स्विचिंग सर्किट्स, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, मेमोरीज, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था मेंस में, ड्यूअल स्लोप डिजिटल वोल्टमीटर के बारे में ड्रॉ करते हुए एक्सप्लेनेशन करो, वो छोटा सा गैप दिया था, 50 शब्दों में लिखना। अब डायग्राम भी बनाना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है, ये भी एक कला होती है मेंस में कैसे लिखना चाहिए, वी विल डिस्कस आल्सो इन द कोर्स, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास लॉजिक फैमिली से रिलेटेड डीटीएल हो गया, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक हो गया, ट्रांजिस्टर लॉजिक्स हो गया, अमीटर कपल्ड लॉजिक, मॉस, सीमॉस, डिजिटल आईसीस, इनके कंस्ट्रक्शन और किस तरह से आप लॉजिक गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। हाँ, ये थोड़ी मेहरबानी करती कम्युनिकेशन में, केवल एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट दिया है और उसमें भी एएम और एफएम के बारे में, जनरेशन और डिटेक्शन और नॉइस बिहेवियर के बारे में दिया हुआ है, एएम और एफएम सिस्टम के बारे में। सिक्स्थ हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट है, दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट, मेमोरीज, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, उसके साथ और मेहरबानी कर दी डिजिटल कंप्यूटर का आपको बेसिक लेआउट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ये और दे दिया। लो सातवां सब्जेक्ट जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, थायरिस्टर, ट्रायक, डायक, जीटीओ, मॉसफेट, इन सब के बारे में। पावर मॉसफेट, इट इज नॉट नॉर्मल एनालॉग मॉसफेट, इट इज पावर मॉसफेट, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इनके स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके ट्रिगरिंग सर्किट्स के बारे में, एसी टू डीसी कन्वर्टर्स मतलब रेक्टिफायर्स आ गया, कंट्रोल अनकंट्रोल पावर रेक्टिफायर्स, इन सब के बारे में, सिंगल फेज, 3 फेज, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर, हाँ ना, चॉपर्स के बारे में, ब्रिज कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर्स, ये भी हमें डिस्कस करना है। इन्वर्टर और आ गया भाई साहब। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल सिस्टम का पार्ट रहता है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, टाइम डोमेन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, टाइम डोमेन एनालिसिस का रूट लॉसेस एंड राउथ हर्डविच, फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का हमारे पास बोर्ड प्लॉट एंड डायक्विस्ट प्लॉट, एंड एट लास्ट स्टेट स्पेस बचता है जो एनालिसिस ऑफ लीनियर सिस्टम से रिलेटेड रहता है, वो भी दे दिया। इलेक्ट्रिकल मशीन में कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, इन सब के बारे में, ठीक है। और हाँ, मेहरबानी और कर दी कि एप्लीकेशन वेरियस मिसलेनियस हमारे पास मोटर्स होती है, रिलेक्टेंस, रिपल्सन है, स्टेपर मोटर, उनके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पावर सिस्टम का जो रहता है, पावर सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास जनरेशन आ गया, ट्रांसमिशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फिर अंडरग्राउंड केबल, फिर स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये सारा पास जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे पास स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये सारा पास जो है हमारे पास यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज इन क्वालिफाइंग इन नेचर। सो हमारे पास अब जो है हमें लास्ट डिस्कस करना है कि हमारी तरफ से आपको किस तरह से हेल्प किया जाएगा। हम जो है स्टार्टिंग में बोले थे जो क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं
इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम डेट टेंटेटिव क्या हो सकता है, 5 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है। इसका अप्लाई डेट जो है 14 अगस्त 2024 से लेके 12 सितंबर 2024, और एग्जाम डेट जरूरी नहीं है कि ITI वाइस प्रिंसिपल का जो है अगले साल आ गया है, मतलब मई अगले साल में आया है, तो इसका भी अगले साल मई के बाद ही आ जाएगा। उनके पास खाली स्लॉट है ही नहीं, है ना, राम राम कर लो। इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है कि 5-6 महीने में, मुश्किल से मेरे को जितना लग रहा है दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्ट आपका इसका पेपर हो जाएगा प्रीलिम्स का। उसके बाद 2 महीने बाद मार्च अप्रैल में आपका मेंस का पेपर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रिपरेशन को जो है अच्छे से करके रखो। ये कोई जरूरी नहीं है कि RPSC ने कैलेंडर दे दिया उसका तो ये एग्जाम नहीं करवा सकते। एक इस बात को जो है दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा। पहली बात तो एग्जाम डेट का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद जो है प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स और मेंस के बारे में हम जो बात करें, जितना मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस किया है, हाउ वी कैन प्राउडली से दैट कि मेंस के क्वेश्चंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मेरे को केवल बस ऐसे देखने पड़े, 5 से 10 सेकंड देखे मैंने, है ना। मेंस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, मतलब 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव देखना पड़ता है। मेंस के क्वेश्चन तो सिंपली क्वेश्चन ऊपर से रीड कर लिया, ऑब्जेक्टिव देखना नहीं होता है, तो वो फटाफट हो गया 15-20 सेकंड में। हाँ, मेरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा, 1-2 मिनट फटाफट देखे। अगर उनसे हम देखा जाए तो वी कैन प्राउडली से दैट कि एक भी क्वेश्चन हमारे कंटेंट से बाहर नहीं। जिस तरह का कंटेंट हम डिलीवर करते हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बस आपको भरोसा ये रखना है। देखो, मैं आपको कभी नहीं बोलता, चाहे RPSC का एग्जाम हो, RSM SSB का एग्जाम हो, RSCB का एग्जाम हो, महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम हो, गुजरात स्टेट एग्जाम हो, उत्तराखंड स्टेट एग्जाम हो, जिनकी हम प्रिपरेशन करवाते हैं, मैं कभी नहीं बोलता कि हमारे कंटेंट के अलावा किसी बुक को आप रेफर करो। स्टूडेंट पूछते भी हैं, मैं नहीं कभी बोलता, क्योंकि कंटेंट इस तरह से डिलीवर करो कि आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़े। और दूसरी बात, भरोसा ऐसा रखो कि आप जो है कंटेंट डिलीवर किया उसका प्रॉपर रिवीजन करो, प्रॉपर रिवीजन करो। साथ ही साथ जो है उसकी MCQ, ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ देते हैं कि MCQ अपने आप कर लो किसी बुक से। थ्योरेटिकल कंटेंट के साथ साथ आपको जो है हर सब्जेक्ट का डिटेल थ्योरी के साथ साथ शॉर्ट थ्योरी भी मिलता है। जॉब स्टूडेंट है, मान लो किसी सब्जेक्ट के ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे, तो डिटेल थ्योरी के साथ साथ शॉर्ट कंसेप्चुअल थ्योरी भी होता है, वो देख लीजिए। लेकिन ये जो RPSC की बात हो रही है, इसमें डिटेल थ्योरी आपको देखना पड़ेगा। वाई? बिकॉज क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे मेंस में, प्रीलिम्स में अच्छे से तैयारी कर ली, मेंस में जो क्वेश्चन बनेंगे वो डिटेल थ्योरी से बनेंगे। ठीक है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ड्यूअल स्लोप डिजिटल वोल्टमीटर। अब ड्रॉ एंड एक्सप्लेन तो तभी कर पाओगे ना जब डिटेल थ्योरी पढ़ा होगा आपने, ऐसा क्वेश्चन। तो कुल मिला के बात यह है, हमें केवल प्रीलिम्स को नहीं देखना है, हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना है, कैसे प्रिपेयर करें। आई सजेस्ट कि डिटेल थ्योरी क्लासेस देखो, लेकिन फिर भी आपको देखते हो कि मेरे पास कम समय है, तो शॉर्ट थ्योरी कंसेप्चुअल क्लासेस भी देख सकते हो। शॉर्ट कंसेप्चुअल थ्योरी इसलिए होता है कि डिटेल थ्योरी देख लिया, उसको फटाफट रिवाइज कर लिया जाए कंप्लीट थ्योरी को, तो वो इसलिए शॉर्ट कंसेप्चुअल थ्योरी डिलीवर किया हुआ है। साथ ही साथ आपको जो है अगर ऑब्जेक्टिव है, पेपर है ऑब्जेक्टिव है, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि शॉर्ट कंसेप्चुअल थ्योरी देख लो। कन्वेंशनल पेपर है, रिटन पेपर है, उसमें डिटेल क्लासेस देखना आपको चाहिए। ठीक है, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट कंसेप्चुअल थ्योरी होने के बाद हम MCQ क्लासेस भी उसके टॉपिक वाइज बाद में दीजिए। आप हर एक हमारे कंटेंट को ओपन करके देखिएगा, वो कंटेंट ओपन करना फ्रीली अवेलेबल है। कंटेंट ओपन करके जब देखोगे, ये आपको वेबसाइट पे भी दिख जाएगा, मोबाइल ऐप में भी दिख जाएगा, लैपटॉप डेस्कटॉप किसी पे भी आप रन कर सकते हो, iOS एंड्रॉइड सभी पे दिख जाएगा। कंटेंट को ओपन करके देखिए, कंटेंट हमारे पास जो टेक्निकल पार्ट का है, नॉन टेक पार्ट का है, और जो नहीं अपलोड हुआ वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो कंटेंट है उसको जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको जो हर एक सब्जेक्ट में 2 फोल्डर देखने को मिलेंगे, एक डिटेल थ्योरी का, एक शॉर्ट थ्योरी प्लस कंसेप्चुअल क्लासेस का, और एडिशनली कुछ न्यूमेरिकल लेक्चर्स भी किसी किसी सब्जेक्ट में हमने अभी ऐड किए हैं, सो दैट आपको जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन हो। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे चाहे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, जॉब स्टूडेंट हो, या फिर जो है 3-4 साल से 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन 2-3 मार्क्स से रह जाते हैं, वो केवल इसीलिए रह जाते हैं। मैं आपको जो है, सच है लेकिन कड़वा है, कड़वा है लेकिन सच है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ
कि कभी ऐसे नहीं भरोसे रहो कि जेबी गुप्ता मैंने कर ली, वीके मेहता मैंने कर ली, अब सिलेक्शन होना चाहिए। वो जो बुक्स कर्ली वाला पैटर्न है ना, वो आप छोड़ दीजिए, इसीलिए नहीं सिलेक्शन होता। मैं आपको ये नहीं कहता कि जेबी गुप्ता मत करो, वीके मेहता मत। आप कंसेप्ट सारे क्लियर कर लो। इफ यू हैव एन एक्स्ट्रा टाइम यू कैन गो थ्रू दैट। हमारा कंसेप्ट जो है थियोरेटिकल कंसेप्ट है, एमसीक्यू क्लासेस है, रिवीजन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस जो आपको गूगल ड्राइव स्टडी मटेरियल में मिलेगी, ये सब कंप्लीट हो जाए ना, फिर आपके पास अथाह सागर टाइम बचता है, तो फिर बुक के लिए जाइए। आपको मानसिक शांति हो जाए, मन में शांति हो जाए, तो फिर बुक के लिए जाइए। और फिर बुक के लिए जाओगे आप, मैं गारंटी देता हूँ 100%, चाहे ईएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर लो या किसी भी बुक के क्वेश्चंस कर लो, वंस गो थ्रू दैट, आप जब बुक के क्वेश्चन करोगे, यूथ पब्लिकेशन, वीके मेहता, जेबी गुप्ता, किसी भी बुक के, आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा, पीछे पेज पलट के देखने की जरूरत नहीं होगी। सिंपली टाइमर सेट करिए, 100 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, कितने टाइम में होता है देखिए, एक्यूरेसी कितनी है, स्पीड कितना इंक्रीज। ये आता है कंसेप्चुअल गेन से, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने से। तो ट्राई टू फॉलो दिस पैटर्न, श्योरली यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो बात कर रहे थे, क्वालिफाइंग नेचर का मैंने आपको बता दिया। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है, हर एक सब्जेक्ट में जो है मेंस में आने के लिए हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, उसके लिए आपको जो है देखना होगा 35% मिनिमम लाना होगा। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आपके पास जो है कन्वेंशनल की प्रिपरेशन जो है साथ ही साथ हो जाएगी। जैसे जैसे प्रीलिम्स की क्लासेस देखते हो, डिटेल क्लासेस में आपके पास कन्वेंशनल की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक, सो नो नीड टू वरी, सिंपली फॉलो दिस पैटर्न। एंड इसमें जो है आरपीएससी में फाइनली मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क ज्यादा करने वाला स्टूडेंट विल गेट सेलेक्टेड। व्हाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू के साथ साथ, मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कन्वेंशनल पैटर्न भी है। और कन्वेंशनल में एक और बात, मैं पेपर देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था, एक प्रॉपर लाइन फॉर्मेट लिखा होता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, लाइन फॉर्मेट के बाहर आपने लिखा तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं चेक करेगा, क्वेश्चन नहीं चेक करेगा, उसको लेफ्ट कर देगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी होगी, है ना, कि एक तो बहुत ही छोटा सा, मैं आपको जब क्लासेस अपनी चलेगी आरपीएससी की, रिकॉर्डेड कंटेंट मैंने डाल दिया है, लाइव एमसीक्यू क्लासेस और होगी आरपीएससी के बेस्ड पे। ठीक है, तो पीएससी के बेस्ड पे, यूके पीएससी वालों का भी हमें जो पीएससी की बेस्ड पे लेनी है ना, और महाराष्ट्र ट्रांसको, इनके भी हमें जो इस लेवल पे जो है एक कंबाइंड फॉर्मेट बनाएंगे, जिसमें हमारे पास ओवरऑल टारगेट कंप्लीट हो जाए, तो इसके बेसिस पे हम क्लासेस लें। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कन्वेंशनल पेपर को कैसे सॉल्व किया था। तो छोटा सा गैप देते हैं और बोलते हैं कि ड्यूअल स्लोप डिजिटल वोल्टमीटर समझाइए, तो उसमें इतना सा गैप दिया, 50 शब्दों में आप डायग्राम बनाए कि उसमें लिखें कैसे, उसमें डेराइव भी करना पड़ता है। तो हाउ टू राइट, इट इज आल्सो एन आर्ट, है ना, बहुत कम स्पेस में अच्छा कैसे लिखें, ये भी एक आर्ट है। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग। अगर आपका कुछ कमेंट है, कमेंट करिएगा, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ऐप लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट करिए बेझिझक। ठीक है, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू, फॉर एवरी इंस्टेंट, आपके साथ हेल्प करने के लिए रेडी है। ठीक है, और डाउट सॉल्यूशन वगैरह या फिर कुछ ऐसे मन में क्वेरी रहती है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कमेंट कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहां पर जो है सिंसियर स्टूडेंट में ज्वाइन दिस ग्रुप। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।